नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ सभी शॉर्ट न्यूज़ और करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करते हैं और दोस्तों हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ के साथ कवर करके चलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारी पहली न्यूज़ है दोस्तों, एनजीटी टेल्स कमेटी टू लुक इनटू प्लिया ऑन एनवायरमेंटल वॉयलेशन। यानी कि जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनजीटी बोलते हैं, उसने जो कमेटी को बोला है कि आप जो एनवायरमेंटल वॉयलेशन होता है उसके बारे में जो भी प्लेयर डाली जाती हैं उसको देखिए। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि बताइए जो एनजीटी है उसको किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों, हमारी कंट्री तीसरे नंबर की कंट्री है जहाँ पर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एनजीटी को 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था और जो उसके हेड हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। तो इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। किसमें? राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग ही इस एनजीटी को एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि अगर दोस्तों हमारा एनवायरनमेंट ही क्लियर नहीं होगा यानी कि साफ नहीं होगा तो राइट टू लाइफ जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो जाएगा। तो इस कारण जो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग एनजीटी को एस्टेब्लिश किया गया था। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान अलाउज इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को देखकर मुझे लगा था कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो कुछ नॉर्मल होने वाले हैं, लेकिन जब मैंने कल यानी कि 2 अप्रैल की जब न्यूज़ देखी तो वो मेरा वहम दूर हो गया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को जब आपको मैं 2 अप्रैल की कुछ न्यूज़ डिस्कस करूंगा उसके साथ आपको क्लियर करके एक्सप्लेन करूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट शार्पली कट्स रेट ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो रेट है उसको कट कर दिया है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसा कदम किस लिए उठाती है? ऐसा कदम इसलिए उठाती है कि दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी को जो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 4+-2 का। किसका? 4+-2 का। यानी कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो या तो 6 जा सकती है मैक्सिमम या फिर 2 जा सकती है मिनिमम। तो हमें जो अपनी इन्फ्लेशन होती है वो 4+-2 के अंदर ही कंट्रोल करनी होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो ये गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रेट्स को कट किया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है आपकी 1 अप्रैल की। लेकिन जब आप 2 अप्रैल की न्यूज़ देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, उनके द्वारा बोला गया है इस तरह कोई भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जो थी उसको अब यानी कि वापस ले लिया गया है। तो ये न्यूज़ आपकी अब काम की नहीं रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्राज़ील मिलिट्री चीफ्स क्विट आफ्टर बोल्सोनारो फायर्स डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों, जो ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर हैं बोल्सोनारो, उनके द्वारा जब डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया तो जो ब्राज़ील के मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ है, जो बाइडेन सेट टू अनाउंस 2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। तो दोस्तों, जो यूएसए के अभी 46 नंबर के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा नेक्स्ट 8 ईयर में 2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बनाया जा रहा है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, नहीं दोस्तों, अभी कुछ न्यूज़ लगी हैं, इन्हें देखते हैं। दोस्तों, एक न्यूज़ है, पैनल सबमिट्स रिपोर्ट ऑन फार्म लॉस टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया था उसने जो फार्म लॉ के ऊपर रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। और दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ है दूसरी, मिलिट्री फार्म्स शूट डाउन आफ्टर 132 ईयर्स। यानी कि जो मिलिट्री के फार्म्स है जहाँ पे गाय भैंस रखी जाती थी जो कि मिलिट्री के लिए जो उनको दूध की जरूरत पड़ती थी, मिल्क की जरूरत पड़ती थी, तो उस कमी को दूर किया जाता था। तो दोस्तों, अब 132 साल बाद इस मिलिट्री फार्म्स को बंद किया जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है वो आपका किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है वो आपका 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। किसमें? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि एम होता है गवर्नमेंट का कि अवेयरनेस फैलाने का। दोस्तों जो बच्चे यानी देख नहीं पाते, इनको देखने में प्रॉब्लम होती है, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है उनकी एजुकेशन में क्योंकि दोस्तों जब वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं तो वो समाज के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं और उनकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो इसी बारे में हमें आपस में सोचना चाहिए। आप दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी आंखों का यानी कि आंखों से देख नहीं सकते तो आपकी हालत क्या होती। तो इस चीज़ को आप अपने ऊपर फील करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि दोस्तों जो देख नहीं सकते उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें उनका साथ देना चाहिए, अपने साथ हम सबको मिलकर चलना चाहिए जिससे कि उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि दोस्तों इसी चीज़ों का यानी कि इस तरह की बीमारियों का सबसे जो मेन असर पड़ता है वो आपकी एजुकेशन पर पड़ता है। अगर एजुकेशन सही नहीं होगी तो बच्चा आगे बढ़कर यानी कि जब बड़ा होगा तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा और ना ही अपना जो रहन सहन है यानी कि खर्चा पानी है वो भी आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कब से? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। तो दोस्तों अभी एक डाटा है, इसमें बोला गया है कि लगभग इंडिया के अंदर 10 मिलियन लोग ऐसे यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ब्लाइंडनेस है हमारी कंट्री के अंदर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करी जाए तो 37 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एनसीएपी टू टैकल एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम टारगेट टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय विच ईयर, यानी कि अंडर एनसीएपी यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको 20% से 30% तक कम करने की बात की गई है। किस ईयर तक? तो दोस्तों ये बात की गई है 2024 तक। कहाँ से? 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम रिडक्शन करेंगे 20% to 30%। बेस ईयर पर रखा है, ये भी क्वेश्चन आपसे दोस्तों बन सकता है क्योंकि अब जो एग्जामिनर हैं वो थोड़ी डीपली न्यूज़ पूछ लेते हैं। तो बेस ईयर रखा गया आपका 2017 यानी कि 2017 को बेस ईयर मानते हुए जो 20 से 30% तक जो रिडक्शन है वो आपका 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। किसके तहत? जब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अंडर एनसीएपी 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाई अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी डाटा फ्रॉम 2014 to 2018, यानी कि 122 जो सिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करके देखा जाएगा और उसके बाद उसको कंप्लीट कंट्री में अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, यानी कि ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। क्या? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया किसके तहत? टीबी मुक्त भारत के तहत। कब? टीबी मुक्त भारत के तहत इसको लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी यानी कि इनके द्वारा बोला गया कि 10 करोड़ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या 10 करोड़ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रहती है एक ह्यूज डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन डायनामिक्स, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर रहती है। और उनके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा टीबी को खत्म करने के लिए अपने बजट में भी मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है। और दोस्तों अभी बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदगाम इन जम्मू कश्मीर के अंदर डिक्लेयर किया गया टीबी फ्री ऑन द वर्ल्ड टीबी डे दिस ईयर, यानी कि एक तो लक्षद्वीप को और किसके अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर बदगाम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको वर्ल्ड टीबी डे पर टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया। और दोस्तों इस फंक्शन पर जो आपके मिनिस्टर कौन से? अर्जुन मुंडा मिनिस्टर भी आपके वहाँ पर प्रेजेंट रहे। तो ये आपकी ये न्यूज़ हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ULPIN? क्या? व्हाट इज ULPIN?
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड होता है, इस तरीके से एक गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है आपकी लैंड के लिए। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से 14 डिजिट का एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आपकी लैंड के लिए। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है या फिर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है, तो वहाँ पर ज़मीन लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ ये नहीं पता पड़ पाता कि ज़मीन किसके नाम पर है, किसकी की है, किसकी की नहीं है। तो दोस्तों फ्रॉड गर्दी से बचने के लिए और गवर्नमेंट को या फिर जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है उसको आसानी से पूरा करने के लिए इस को चलाया जा रहा है। किसको? जो आपका 14 डिजिट का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको लाया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक तरह से आपका ये आधार नंबर का, यानी कि जैसे आधार नंबर होता है उसी तरीके से आपका ये रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो लैंड की डिटेल है वो सारी डिटेल रहेंगी। तो दोस्तों न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो ULPIN है, इसको अभी 10 स्टेट में 2021 के अंदर अप्लाई करके देखा जाएगा। किसके अंदर? 10 स्टेट्स के अंदर नहीं, 10 राज्यों के अंदर 2021 में इसको अप्लाई किया जाएगा और 2022 मार्च तक इसको कंप्लीट कंट्री में अप्लाई किया जाएगा। कब तक? कंप्लीट कंट्री में मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इसका काम क्या होगा। फ़ायदा यही है, एक तो जो लैंड फ्रॉड होता है रूरल एरिया में, उसको बचाने के लिए या फिर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करने के लिए इस तरह के कदम जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटली हेल्थ इज इन विच लिस्ट, यानी कि हेल्थ जो होती है वो आपकी किस लिस्ट के अंदर में आती है। तो दोस्तों आपकी जो हेल्थ है वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल में जाएंगे, इसमें 7th शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ आपकी 3 लिस्ट पाई जाती हैं। कौन सी? 3 लिस्ट, जो कि कौन सी है? एक तो यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं। तो दोस्तों आपको अब बात करते हैं हम स्टेट लिस्ट के बारे में। किसके? स्टेट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 246 जो है, यानी 246 जो है, वो डील करता है 7th शेड्यूल के अंदर। 7th शेड्यूल से डील करता है आर्टिकल 246। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है। तो आर्टिकल 246 जो है इस बारे में बात करता है, जिसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो दोस्तों स्टेट लिस्ट में हमारे 61 सब्जेक्ट हैं प्रेजेंटली। अब में प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट हैं, जो कि पहले हुआ करते थे 66। पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। दोस्तों पेन चेंज कर लेता हूं मैं भी। पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब करंट में जो है कितने हैं? 61 सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे कंट्री में 1976 में इमरजेंसी के टाइम में एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है, वेट्स एंड मेजर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इन सभी को हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसको उसके अंदर ला दिया गया था। तो 1976 का ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। और दोस्तों इस अमेंडमेंट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने चेंजेस कर दिए थे कि एक इसे छोटा संविधान के नाम से, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाने लगा था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या स्टेट लिस्ट में क्या गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी लॉ बना सकती है? नहीं बना सकती। तो दोस्तों जो आर्टिकल 249 है वो हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो भी जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कब? जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करती है, यानी कि अगर कोई स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है और नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है और नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर राज्यसभा को कोई रिजोल्यूशन पास करना होगा। या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है
तो भी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्टों पर लॉ बना सकती है। या फिर तीसरा शर्त क्या है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट रेजोल्यूशन पास कर दें और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि आप जो सब्जेक्ट हैं आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं उनके अंदर लॉ बनाइए, तो जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर भी लॉ बना सकती है। क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के अंदर भी लॉ बना सकती है। तो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि अब जो स्टेट लिस्ट है उसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज निसार। निसार क्या है? तो दोस्तों एक नासा और इसरो का दोनों का मिलकर कंबाइंड एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो दोस्तों नासा और इसरो के द्वारा मिलकर एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाया जाएगा जो कि 3 साल तक अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा और हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है वो अर्थ को भेजेगा। तो ये है आपका निसार। तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्या? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसरो की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और उसके हेडक्वार्टर भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस निसार को यानी कि जो नासा इसरो का कंबाइन करके सिंथेटिक अपर्चर रडार वाला सिस्टम है, इसको अब तक का सबसे हाई लेवल का यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च इसके ऊपर जो पैसा होगा वो इसके ज़्यादा इसके ऊपर खर्च होगा। तो इसको हाई एक्सपेंडिंग यानी कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड जो आ रही है इसकी 1.5 बिलियन US डॉलर की कॉस्ट इसके ऊपर आ रही है। तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है इसको बोला जा रहा है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो स्वेज कैनाल है वो वहाँ पर एक जहाज अटक गया था, तो वहाँ पर एक जो रास्ता है वो बंद हो गया था। तो दोस्तों केप ऑफ गुड होप जो है वो ये है कि जब अंग्रेजों ने इंडिया पर आकर व्यापार करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो जिस रास्ते से वो आते थे उसको केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस चीज़ को आप मैप के थ्रू अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए मैप के थ्रू इसे समझते हैं। दोस्तों ये है हमारी पहली कंट्री इंडिया। तो दोस्तों ये है आपका यूरोप वाला पोर्शन। तो दोस्तों पहले जो अंग्रेज आते थे व्यापार करने के लिए वो यहाँ से ऐसे घूम के आते थे। क्या? यहाँ से ऐसे घूम के आते थे। तो उनको जो रास्ता है वो बहुत बड़ा रास्ता ये पड़ता था। और दोस्तों बाद में यहाँ पे देखो इजिप्ट है और यहाँ पे पड़ता है आपका रेड सी और यहाँ पड़ता है आपका मेडिटेरेनियन सी। कौन सा? मेडिटेरेनियन सी। तो दोस्तों बाद में यहाँ पे स्वेज कैनाल खोली गई, इसके द्वारा जो इस रास्ते को लगभग आधा कर दिया गया और टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 24 दिन का लगता है और स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए आने में लगभग जो टाइम लगता है वो लगता है 12 से 14 दिन का। तो दोस्तों लगभग इस टाइम को आधा कर दिया और जो खर्चा होता था उसको भी लगभग आधा कर दिया। तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में है। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो स्वेज कैनाल है वो किस किस सी को जोड़ती है। तो दोस्तों मेडिटेरेनियन सी और आपका जो रेड सी है उसके बीच जो है जो स्वेज कैनाल को उसको बनाया गया। न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी दोस्तों यहाँ पर एक जहाज फंस गया था जिसके कारण इस रास्ते को बंद कर दिया गया। और दोस्तों जो पहला वाला रास्ता है इसको ही हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। किसको? केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये रही आपकी स्वेज कैनाल। यहाँ पर स्वेज कैनाल आपकी जो कि आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटिज्म होता क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सबके साथ वो आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, सबके सामने ज़्यादा बोलते नहीं हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम ऑटिज्म। यानी कि किसी के सामने खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना या फिर किसी के सामने दबा दबा सा रहना, उसको हम ऑटिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है?
तो दोस्तों जो 2 अप्रैल है उसको हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन? 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन विल बी प्रेजेंटेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2020, यानी कि किस पर्सन को रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण के अवार्ड से नवाजा गया है 2020 के लिए। तो दोस्तों ये हमारी आशा भोसले जी, जिनको 2020 के लिए जो आपका महाराष्ट्र भूषण के अवार्ड से नवाजा गया है 2020 के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। और दोस्तों ये जो अवार्ड है उसको 1996 में देना स्टार्ट किया गया था। किसमें? 1996 में इस अवार्ड को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देना स्टार्ट किया गया था और इसमें 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। किसका? 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों अब आशा भोसले जी आपकी न्यूज़ में है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो आशा भोसले जी को किस ईयर में दिया गया था। तो दोस्तों सन 2000 में आशा भोसले जी को जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है और जो 2020 के लिए अब दिया गया है, तो 2018 में दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को, और 2020 में जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है रजनीकांत जी को। किसको? रजनीकांत जी को। तो दोस्तों रजनीकांत जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। किसको? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का जो दिया जा रहा है। तो आपसे कोई भी बन सकता है न्यूज़ में, तो आप ध्यान में रखना। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्र प्रहार इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। क्या? वज्र प्रहार इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि एक वज्र प्रहार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच, यानी कि एक इंडिया और किसके बीच। तो दोस्तों जो वज्र प्रहार आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में है। क्या? इंडिया और यूएसए के बीच में। और दोस्तों आपका इसका 11वां एडिशन अभी हिमाचल प्रदेश में बकलो डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड करवाया गया। किसमें? हिमाचल प्रदेश में बकलो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये आपकी एक बार अमेरिका के अंदर और एक बार इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई जाती है। तो लास्ट टाइम ये 2019 में कंडक्ट कराई गई थी, जो कि अमेरिका के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। तो दोस्तों आइए कुछ जानते हैं जो अदर एक्सरसाइज हैं यूएसए की उसके बारे में। दोस्तों एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है जो कि आर्मी की है, जो कि हम इंडिया और यूएसए मिलकर करते हैं। एक है कोप इंडिया। कौन सी? कोप इंडिया, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और अमेरिका मिलकर करते हैं। एक है रेड फ्लैग। क्या? रेड फ्लैग ये यूएसए की मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। एक है मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज, जिसके अंदर इंडिया, यूएसए और जापान तो पार्टिसिपेट करते ही हैं और इस ईयर इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों आपको मालाबार एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज को 1992 में यूएसए और इंडिया के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए और इंडिया के द्वारा मिलकर स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों 2015 में इसमें जापान शामिल हो गया और 2020 में अब के इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। और दोस्तों यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ही क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। किसके? क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2020 में ही पार्टिसिपेट किया गया है यूएस मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अब थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अभी यूएसए की नेवी ने पासेज एक्सरसाइज, यानी कि जिसे पासेक्स के नाम से भी जानते हैं, वो भी इंडिया और जो अमेरिका है उसकी नेवी ने साथ में मिलकर कंडक्ट करी। और दोस्तों जो 11th एडिशन है वो आपको बता ही दिया मैंने, बकलो डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको हेल्ड कराया गया। और उससे जो पहला वाला एडिशन था, यानी कि 10th नंबर का जो एडिशन था, उसको कराया गया था 2019 के अंदर यूएसए के अंदर। कहाँ पर? यूएसए के अंदर। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को कराया किसने जाता है? अंडरटेक कोवर्ट काउंटर टेररिस्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, यानी कि मेन ऑपरेशन जो, यानी कि मेन मकसद, यानी कि मोटिव जो रहता है वो ये रहता है कि काउंटर टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट को किस तरह से
काउंटर करा जाए। और दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी देश है यानी कि हमारा बेटा है पाकिस्तान, वो किस तरीके से टेररिस्ट को पनाह देता है, तो इसलिए इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराना इंडिया के लिए लाजमी है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर। दोस्तों आपको बता दूं, दो योजना है, एक तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। तो दोस्तों दोनों को अलग अलग मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती हैं, तो इसलिए ये आपकी न्यूज़ में है। इसके द्वारा बताया गया है कि जो हाउसिंग फॉर ऑल है उसकी जो किस ईयर तक कंप्लीट करना है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है दोस्तों, सॉरी, हाँ 2016 में लॉन्च किया गया था। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों इसी तरह की एक योजना है, कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन। तो इसके लिए जो लॉन्च किया गया था उसको 2015 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों दोनों का जो एम है वो दोनों का एक है, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी कि 2022 तक सबको जो है घर प्रोवाइड कराना है। क्योंकि दोस्तों 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं साल को सेलिब्रेट करेंगे। किसको? अपनी आज़ादी की 75वीं साल को सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके उपलक्ष्य में ही दोनों जो मिशन है हमारे, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन पुअर, तो ये दोनों की योजना के जो एम है वो ये है कि 2022 तक सभी को हमें घर प्रोवाइड कराना है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिशन यानी कौन सी योजना को पहले स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन पुअर है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसको 2016 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर ग्रामीण है उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंडक्ट कराती है। क्या किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। और जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन पुअर है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में वो आपकी आती है। तो आइए कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो आपकी 2 अप्रैल की हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट करने के लिए वो बोला था उसको फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर यानी कि कैंसिल कर दिया है। बोल दिया है कि जो पाकिस्तान है वो सब प्लान को फ्रीज करता है और जितने भी इंपोर्ट करने के लिए बोला था वो सब नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल करता है। हम बात करेंगे फिर कश्मीर वाले मुद्दे पर वो लेकर खड़ा हो गया है। इसको कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर वो खड़ा हो गया कि हम किसी तरह का इंपोर्ट यानी कि इंडिया के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। तो आपने पाकिस्तान को लेकर एक बात सुनी होगी, यानी कि एक कहावत इससे बिल्कुल ऊपर सेट बैठती है कि कुत्ते की पूंछ कितने भी साल नुलकी में रखो वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। तो ये कहावत दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सही सेटअप होती है कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले तो बोल रहा था कि हम इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है उसको नॉर्मल करेंगे, लेकिन अब फिर वो कश्मीर वाले मुद्दे पर अड़ गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि एफएटीएफ की लिस्ट में इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा गया है और जून में इसकी दोबारा मीटिंग होने वाली है जिसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा कि इसको ग्रे लिस्ट में रखना है या बाहर निकालना है या फिर ब्लैक लिस्ट में डालना है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो एफएटीएफ है उसके अंदर 39 मेंबर हैं जिसको 1889 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें एफएटीएफ को 1889 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को इस एफएटीएफ के अंदर सपोर्ट करते हैं वो हैं आपके चाइना, तुर्की और मलेशिया। और दोस्तों अगर आपको 3 कंट्री किसी टॉपिक के ऊपर आपको सपोर्ट करती हैं तो आपको उस टॉपिक का आपको यानी कि आप अगर 3 कंट्री किसी काम करने को मना कर देती हैं तो वो काम उस के अंदर नहीं होगा, यानी कि मीटिंग के अंदर उस काम को नहीं कराया जाएगा। तो आपको पाकिस्तान को जो सपोर्ट करती हैं वो 3 कंट्री कौन कौन सी है? एक तो चाइना और एक तुर्की और एक मलेशिया। और दोस्तों दूसरी न्यूज़ है आपकी नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग, जो कि आपको मैंने 1 अप्रैल की न्यूज़ दिखाई थी कि गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो रेट्स है उनको कट कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, लोगों के अंदर आक्रोश यानी कि जो गुस्सा है वो बहुत पहले से फूटा हुआ है। क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी का जो स्तर है ना कोविड-19 चलते वो इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा। तो इसको देखते हुए सोशल मीडिया पर इतनी
भूतू की जा रही है गवर्नमेंट की, तो उसको देखते हुए और चुनाव भी आ रहे हैं, उस सभी को देखते हुए जो स्कीम थी उसको वापस ले लिया गया कि हम कोई भी इंटरेस्ट कट नहीं कर रहे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम पर। और दोस्तों एक न्यूज़ ये है कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो आपका रजनीकांत जी को दिया जा रहा है 2020 के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं ये भी एक पॉलिटिकल कारण ही है, क्योंकि आपको पता है कि साउथ इंडिया के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले ही इन्हें क्यों याद आता, यानी कि चुनाव से पहले ही इन्हें क्यों याद आता दादा साहेब जो अवार्ड है 2018 में दिया गया था, उसके बाद में 2019 का दिया गया, 2020 में ही का क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो चुनाव है उसको देखते हुए इस अवार्ड को डिक्लेयर किया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि रजनीकांत को दिया गया है। 2018 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।